खानाबदोश दास्तान गो पद्मनाग को सांप के रूप में थैली में बंद किए घोड़े पर सवार दरिया उर्दन की जानिब सफ़र कर रहा था। रास्ते में 3 मुकामात पर पड़ाव करने के बाद खानाबदोश वादी उर्दन में दाखिल हो गया। वादी के जुनूब में दरिया से दूर मट्टी के बड़े बड़े ऊंचे तोदे निस्फ दायरे की सूरत में फैले हुए थे। इन तोदों के वस्त में एक जगह जैतून के दरख्तों का झुंड था। इस झुंड में कोई पुराना माबद था जिसकी दीवारें बोसीदा हो रही थी। इसके सेन में खाक उड़ती थी और मेहराबी दरवाजे पर जंगली दाग की बेल ने साया डाल रखा था। ये माबद किसी ऐसे फिरके का था जो रोमन कब्जे के बाद वहां से जाने बचाकर भाग गए थे। माबद एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था जिसके आगे पत्थर जोड़कर सीढ़ियां बना दी गई थी। खानाबदोश यहाँ आकर घोड़े से उतर पड़ा। पद्मनाग जिस थैली में सांप की शक्ल में बंद था वो इसके हाथ में थी। खानाबदोश जंगली दाग के मेहराबी दरवाजे से गुजरकर माबद में दाखिल हो गया। माबद के अंदर एक तंगोतारी कोठरी थी। यह एक छोटी सी कुर्बानगाह थी जहाँ कभी इस फिरके के लोग अपने देवी देवताओं के बुत रखा करते थे। अब यहाँ कोई बुत नहीं था। कुर्बानगाह के चबूतरे के नीचे एक चकोर सुराख था जहाँ एक तारीक जीना नीचे किसी तहखाने में जाता था। खानाबदोश इस तहखाने में उतर गया। यहाँ जमीन पर रखे पत्थर एक कलश पर मोमबत्ती जल रही थी। इसके बिल्कुल सामने आलती पालती मारे स्याली बादे में लिपटा एक बूढ़ा आंखें बंद के बैठा ज्ञान ध्यान में महव था। खानाबदोश दास्तान गो इसके सामने दो जानू होकर बैठ गया। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर बूढ़े ने अपनी लाल लाल आंखें खोलकर खानाबदोश पर निगाह डाली और बोला, मैं जानता हूँ तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। तुम्हारा सितारा बहुत ताकतवर है। इसने तुम्हें उस शख्स से मिला दिया जो हजारों बरस के तगोदो के बाद भी मुश्किल से मिलता है। खानाबदोश ने चमड़े की थैली बूढ़े के सामने रखते हुए कहा, बुजुर्ग आतूश, तुम्हारे मंत्रों का भी मेरी कामयाबी में बड़ा हाथ है। आतूश ज़ेर-ए-लब मुस्कुराया। फिर इसने थैली खोलकर पद्मनाग को फर्श पर उलट दिया। पद्मनाग जो इस वक्त छोटे सांप की शक्ल में था ऐसे बेहिस हो चुका था जैसे सर्दी खाया हुआ हो। वो बमुश्किल हरकत कर सकता था। इसका जहन जैसे गहरी नींद में था। आतूश ने उंगली से पद्मनाग के सर को जरा सा दबाया। पद्मनाग के जिस्म में सर्दी की मजीद एक यकबस्ता लहर दौड़ गई। खानाबदोश बोला, ये मेरी खुशकिस्मती थी कि कारवां सराय के बाहर जिस मजमे में मैं दास्तान सुना रहा था वहाँ ये पद्मनाग इंसानी शक्ल में मौजूद था। अब मैं चाहता हूँ कि इस पद्मनाग पर जल्दी से वो अमल शुरू किया जाए जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। आतूश ने खानाबदोश को घूर कर देखकर कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हें वो शर्त भी याद होगी जो मैंने तुम्हें इस सिलसिले में बताई थी। क्यों नहीं आतूश? खानाबदोश बोला, वो तुम्हारे और मेरे दरमियान मुआहदा है। अगर इस पद्मनाग ने सिकंदर आजम के खुफिया खजाने वाले मकबरे का सुराग लगा लिया तो वहाँ जिस कदर भी सोना और जवाहरात बरामद हुए इसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। आतूश ने मैनेखिज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, इतना याद रहे कि अगर तुम अपने वादे से फिर गए तो तुम मेरे मंत्रों के इंतकाम से बच ना सकोगे। खानाबदोश ने बड़ी इंकिसार से कहा, आतूश, मेरे लिए आधा खजाना ही बहुत होगा। तुम मुझ पर एतबार करो और अब जल्दी से पद्मनाग पर अपना अमल शुरू कर दो। आतूश ने पद्मनाग को मिट्टी के कूजे में बंद कर दिया। खानाबदोश पीछे हटकर दीवार के साथ लग गया। आतूश ने खुफिया मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। हर 5 मिनट के बाद वो सांप वाले मिट्टी के कूजे पर फूंक मारता। यूं ही 1 घंटे तक वो अमल पड़ता रहा। जब जाप का अमल ख़त्म हो गया तो आतूश ने फर्श पर से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर कूजे में फेंकी और खानाबदोश की मुतवज्जो होकर बोला, मेरा अमल पूरा हुआ। अब ये पद्मनाग हमें सिकंदर आजम के खुफिया मकबरे तक ले जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें रात का इंतजार करना पड़ेगा। जब रात गहरी हो गई और बियाबान में अंधेरा छा गया तो आतूश और खानाबदोश पद्मनाग के कूजे को लेकर माबद से निकल आए। वो एक ही घोड़े पर सवार हुए और शहर जोडिया के रुख किया जो अर्ज़ फ़िलिस्तीन के शुमाल में वाक़ था और जहाँ एक रोमन गवर्नर हेरोड हुकूमत करता था। दोनों रात के अंधेरे में सफ़र करते और दिन के वक्त किसी गार या दरख्तों के झुंड में आराम करते, क्योंकि अमल के मुताबिक पद्मनाग के साथ रात का सफ़र शर्त था। 3 रातों के सफ़र के बाद आतूश और खानाबदोश शहर जोडिया के कुर्बो जवार में वाक़े वादे गोरस्तान शाही में पहुँच गए। कदीम किस्से कहानियों के हवाले से सिकंदर आजम के ख़जाने वाला खुफिया मकबरा इसी वादी में कहीं ज़ेरे ज़मीन मौजूद था। एक रवायत के मुताबिक सिकंदर आजम की माँ ने इसकी वफ़ात के बाद एक ताबूत सिकंदरिया में शाही एजाज़ के साथ दफन करवाया था और दूसरा ताबूत जिसमें सिकंदर आजम के सोने का बुत रखा था बेपना ज़रो जवाहिर पर मुश्तमिल ख़जाने के साथ वादे गोरस्तान शाही में किसी जगह मदफून कर दिया था। आतूश और खानाबदोश इसी मदफून मकबरे के ख़जाने की तलाश में पद्मनाग को लेकर वहाँ आए थे। वादी में इस वक्त रात का अंधेरा फैला था। इस अंधेरे को सितारों की रोशनी थोड़ा थोड़ा रोशन कर रही थी। ये वादी एक वीराना था जहाँ पुरानी कब्रों के निशान जगह जगह बिखरे पड़े थे। आतूश ने यहाँ आते ही पद्मनाग को मिट्टी के कूजे से निकालकर अपने हाथ में थामा और कहा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि हमें उस मुकाम पर ले चल जहाँ सिकंदर आजम का ज़ेर ज़मीन ख़जाना और मकबरा मदफून है। पद्मनाग मुकम्मल तौर पर आतूश के कब्जे में था। आतूश ने सांप को ज़मीन से छोड़ दिया और ख़ुद इसके पीछे पीछे चलने लगे।
आतूश के हाथों से मस होने के बाद पद्मनाग में जैसे एक नई तवानाई सरायत कर गई थी और वो नाहमवार ज़मीन पर बल खाता बड़ी तेज़ी से रेंगता चला जा रहा था। वो एक ख़ास बू के ताक़ुब में रवा था। ये काफूर की बू थी जिसमें लाख की बू की आमेज़िश थी। ये मखसूस बू सिकंदर के ज़ेर ज़मीन मदफून मकबरे से आ रही थी। फ़ज़ा में बिखरी मुख्तलिफ बुओं में पद्मनाग की तमाम हयात सिर्फ इसी एक ख़ास बू पर मरकूज़ थी। अंधेरी रात में उजाड़ बियाबान की गैर हमवार ज़मीन, घड़ों खड्डों और खुश्क आरेज़ों में से पद्मनाग तेज़ी से उस ख़ास बू की जानिब रवां दवां था। आतूश और खाना बदोश इसके पीछे तेज़ तेज़ कदमों से चल रहे थे। पद्मनाग मट्टी के एक बड़े तोदे के पीछे पहुंचा तो मखसूस बू तेज़ हो गई। पद्मनाग मट्टी के तोदे की बहुत बड़ी दरार में दाखिल हो गया। ये दरार इतनी बड़ी थी कि आतूश और खाना बदोश बड़ी आसानी से इसमें दाखिल हो गए। आतूश अपने साथ मशल और फावड़ा भी लाया था। इसने मशल रोशन करके हाथ में ले ली। फावड़ा खाना बदोश के पास था। पद्मनाग मशल की रोशनी में बू का सुराग लगाता आगे ही आगे बढ़ रहा था। दरार के अंदर एक ऐसी सुरंग थी जो थोड़े फासले पर जाकर बंद हो गई। पद्मनाग एक जगह गोल चक्कर काटने लगा। वो इस ज़मीन के नीचे से आ रही थी। आतूश ने सांप को पकड़कर कूजे में बंद कर दिया। कूजे में आते ही पद्मनाग का जिस्म एक बार फिर बेहिस हरकत हो गया। आतूश ने खाना बदोश से कहा, मदफून मकबरा इसी जगह पर है, यहाँ से ज़मीन खुदाई करो। तनुमंद खाना बदोश ने इशारा पाते ही फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। ज़मीन कच्ची और भूभरी थी। देखते देखते वहाँ एक गड़ा बन गया। गड़े में एक जीना उभर आया। जीने के आगे एक पत्थर की दीवार नमूदार हुई तो आतूश ने खुशी से चिल्लाकर कहा, यही मकबरे की दीवार, से गिरा दो। थोड़ी सी तगोदो के बाद दीवार गिरा दी गई। दीवार की दूसरी जानिब एक तंग राहदारी थी। आतूश ने मशल की रोशनी अंदर डाली। राहदारी में छत से लेकर फर्श तक मकड़ियों के जाले लटक रहे थे जो मशल के शोले लगते ही शरारे बनकर उड़ गए। अब वो दोनों इस राहदारी में आगे बढ़े। चंद कदम चलने के बाद वो एक शानशीन में आ गए जिसके वस में आबनूस का एक लंबा ताबूत पड़ा था। दीवार स्याह पत्थरों की थी जिसके साथ दो भारी संदूक पड़े थे। खाना बदोश खुशी से उछल पड़ा, आतूश, हमने खजाना पा लिया। खाना बदोश आबनूसी ताबूत की दरार में फावड़ा फंसाकर से उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। इसे कुछ मालूम नहीं था कि आतूश ने कुजे में से पद्मनाग को निकालकर अपने हाथ में ले लिया है। फिर आतूश ने बिजली की ऐसी तेजी के साथ पद्मनाग को खाना बदोश की गर्दन पर छोड़ दिया। पद्मनाग एक बार फिर आतूश के हाथों के लम्स से तेज तरार हो गया था। ऐसा लगता था जैसे आतूश के हाथों के लम्स में एक हुक्म था। पद्मनाग ने इसके हुक्म की तामील में एक सेकंड के अंदर खाना बदोश की गर्दन पर डस लिया। पद्मनाग सांपों का देवता था। इसके जहर को एक पल के लिए इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। डसते ही पद्मनाग उछलकर पीछे को हट गया जबकि खाना बदोश धड़ाम से आगे ताबूत पर गिर पड़ा। आतूश ने सांप को हाथों में लेकर फूंक मारी और कूजा तोड़कर अपनी जेब में डाल लिया। फिर झुककर खाना बदोश के चेहरे को देखा। खाना बदोश के मुंह, नाक और कानों से स्याह रंग का स्याल तेजी से बहने लगा। वो मर चुका था। आतूश ने खाना बदोश की लाश को ताबूत से परे धकेल दिया और ताबूत का ढकना उठाकर देखा। मशल की रोशनी में ताबूत के अंदर सिकंदर आजम के सोने का बुत जगमगा रहा था। आतूश ने वो पूरे मुसर्रत से एक कहका लगाया। वो तेजी से पलटकर दीवार के साथ लगे दोनों संदूक भी तोड़ डाले। संदूक मुंह दर मुंह अनमोल हीरे, जवाहरात, मूंगों, मोतियों और अकीकों गोहर से भरे पड़े थे। ये इतना बड़ा खजाना था कि आतूश ने कभी ख्वाब में भी इसका तस्वुर नहीं किया था। वो दीवानावार इन जवाहरात को ऊपर उछालने लगा। इतनी दौलत देखकर अपने आप में ना रहा। वो हीरे मोतियों से अपनी जेबें भरने लगा। कभी रक्स करता, कभी जवाहरात के ढेरों पर लोटपोट हो जाता। इतने में से भारी कदमों की चाप सुनाई दी। धम धम धम। कोई इस तरफ आ रहा था। आतूश वहीं रुक गया। मिशल ताबूत के साथ लगी जल रही थी। आतूश फटी फटी आंखों से गिरी हुई दीवार की तरफ देखने लगा। आवाज़ इसी तरफ से आ रही थी। इतने में एक ऊंची लंबी मम्मी जो सर से पांव तक जर्द और मैली कुचली पट्टियों में लिपटी थी भारी भारी कदम उठाती नमूदार हुई। आतूश ने एक मंत्र पढ़कर फूका। मम्मी के इर्द गिर्द एक शोला सा बुलंद हुआ मगर मम्मी पर इस शोले का कोई असर न हुआ और वो गिरी हुई दीवार की शगाफ में से शानशीन में आ गई। अंदर आते इसके मुंह से एक ऐसी दहशतनाक आवाज़ें बुलंद हुई कि आतूश के रोंगटे खड़े हो गए। खौफ और दहशत के मारे इसकी गीगी बंद गई। वो पहलू बचाकर मम्मी के एक तरफ से भागने लगा तो मम्मी ने इसे अपना लंबा बाजू बढ़ाकर गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया। आतूश की चीख निकल गई। मम्मी के हलक से ऐसी गुर्राहट निकली जैसे कोई जख्मी चीता दर्द से झल्लाकर गुर्रा रहा हो। मम्मी ने आतूश को एक जोरदार झटका दिया। पद्मनाग इसकी जेब से उछलकर नीचे गिर पड़ा। अभी तक पद्मनाग का जिस्म बेहरकत था जैसे पाला खाया हुआ हो। मम्मी ने आतूश को जोर से ताबूत पर दे मारा। यह ज़रब इतनी शदीद थी कि आतूश की कमर की हड्डी के 2 टुकड़े हो गए और वो वहीं ख़त्म हो गया। मम्मी ने इंतहाई खूंखारी के आलम में आतूश की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिया। आतूश के मरते ही पद्मनाग की ताकत वापस लौट आई। वो बर्क रफ्तारी से दीवार की शगाफ से निकल गया और राहदारी से गुजरता जीना चढ़कर तंगो तारीक सुरंग से आ गया।
यहाँ से भी रिंगता वो मट्टी के तोदे की तराड़ में से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही पद्मनाग ने सांस खींचकर छोड़ा तो वो इंसानी शक्ल इख्तियार कर गया। पद्मनाग ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया और मिट्टी के बहुत बड़े तोदे पर निगाह डाली जो यूं लर्जा था जैसे भूचाल आ गया हो। पद्मनाग के देखते देखते तोदे की तराड़ एक दिलखराश आवाज के साथ बंद हो गई। इसके बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मट्टी का तोदा भी साकित हो गया। पद्मनाग को एक एक बात याद आने लगी। इसने अपने सर को हल्का सा झटका और आसमान की तरफ देखा। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। इसे कुछ नहीं मालूम था कि वो किस मुल्क में है और इस वादी का नाम क्या है और इसके आगे क्या है। इसे खाना बदोश और आतूश की बातें भी याद नहीं रही थी। पद्मनाग को अपने दोस्त आतून का ख्याल आने लगा। इसे याद आया कि वो कारवां सिराय में गहरी में सो रहा था और अब यहाँ पहुँच गया। थोड़ी देर पहले आतूश और खाना बदोश की जो बातें याद थीं अब वो भी इन्हें भूल गया था। पद्मनाग के लिए यही बात बहुत गनीमत थी कि इसे इसकी खोई हुई ताकत वापस मिल गई थी। इसने कुतबी सितारे की सीध में चलना शुरू कर दिया। मिट्टी के तोदों की वादी से निकलकर पद्मनाग को दूर जूले शहर की फसील पर जलती मिशलों की झिलमिलाती रोशनी नजर आई। इसे कुछ नहीं मालूम था कि ये कौन सा शहर है। वो महज इस उम्मीद पर इसी तरह चल पड़ा था कि शायद वहाँ इसकी मुलाकात आतून से हो जाए। पद्मनाग ने अपनी जोन बदलने का फैसला किया और अंदर को सांस खींचकर छोटे सुनहरी उकाब की शक्ल में आ गया। वो गोता लगाकर ऊपर को उठा और शहर की तरफ प्रवास करने लगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आतून की ये दास्तान अभी जारी है।